आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे बड़े फैसले की। गुज़श्ता रोज ये बड़ी खबर आई कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया है। वकील सफाई ने अपना केस जो बेनामी अकाउंट्स हैं उसके इर्द गिर्द बनाया और ये कहा कि प्रोसिक्यूशन जो इल्ज़ामात लगा रही है, एक तो वो स्केड्यूल्ड नहीं है, दूसरे वो इसको साबित नहीं कर पाए हैं। इसी का फ़ायदा देते हुए अदालत ने उनको इल्ज़ामात से बरी करार दिया। अब ये जो फैसला है इसका न सिर्फ एक कानूनी बल्कि एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि काज़ाकिस्तान में है, उन्होंने वहाँ से ट्वीट किया और उन्होंने इसको अपनी फतह करार दी। और न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा कि ये एक बेसलेस सियासी इंतकाम पर मबनी केस था जिसमें अब हक और सच की फतह हुई है, लोगों को पता चल गया है कि सच क्या है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको NRO करार दिया और फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर कुछ रद्द-ए-अमल यूं दिया कि फैसला अदालती निज़ाम का अवाम के मुंह पर एक तमाचा है। सवाल हमारा यह है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? नून लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त लिबरेट कर रहे हैं या फिर तहरीक इंसाफ का जो कि इसको NRO करार देते हैं? हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज पैनल पर शहजाद इकबाल साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मज़हर अब्बास साहब और महमद सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमद, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ चाहूंगी इसके ऊपर। बात यह है अलीना कि इतना बड़ा जो है वो इन्होंने केस तो बनाया। अगर तो PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त था तो क्या वजह है, वो अदालतों को तो आज कह रहे हैं कि अदालतें इंसाफ नहीं करती और वो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि तकरीबन जो 3.25 साल इनकी हुकूमत रही उसके अंदर कोई प्रॉपर केस ना बना सके। FIA से जो कि इनके मातहत थी इदारा, चले अदालतें तो इंडिपेंडेंट हैं, वो इनके मातहत नहीं है, लेकिन FIA का अदारा तो हुकूमत के मातहत था और शहजाद अकबर साहब जो थे वो FIA चला रहे थे। ये बात तो शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं और भी लोग ये बात करते हैं। तो वो तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के इल्जामात लगाते थे, जो चार्जशीट बनाते थे, वो सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी 14 नवंबर 2020 में जब FIR दर्ज कराई जाती है तो उसके बाद इवन जिम्नी चालान भी जो है वो 13 महीने के लिए नहीं दिया जाता। क्या वजह थी? फिर जो ये अगर आप वो पढ़ ले कि उसके अंदर जो बुरी जमानत के अंदर भी जो बात हुई वो ये कि एक इल्जाम जो बार बार दोहराया गया वो ये था कि एक सियासतदान हैं जिन्होंने पार्टी टिकट के लिए 1,40,00,000 शहबाज शरीफ साहब को दिया। ना तो आज तक नाम बताया गया, हमें नाम ही बता दें। मैं कहती हूँ आपने बाकी चीजें आप नहीं भी प्रूव कर सके, नाम तो बताएं कि वो कौन से थे। ना उनको गवाह के तौर पे पेश किया, ना कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ना ही कोई और चीज है। तो आप मुझे ये बताइए कि PTI खुद जो है वो हुकूमत में थी ना, अप्रैल 2022 तक तो हुकूमत में थी, तो क्या वजह है कि आज वो ये कह रहे जब वो केस ही नहीं बना सके? इसलिए बज़ाहिर तो यही लगता है कि नून लीग का जो है वो मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्योंकि मेरिट के ऊपर इसके ऊपर फैसला हुआ है। अगर इनके पास सबूत थे तो वो सबूत लाए क्यों नहीं गए? उसके अलावा आपको पता है कि बरतानिया में जिस तरह NCA की भी इन्होंने पूरी उनके साथ उनको फैसिलिटेट भी किया, उनको जो भी दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो बरतानवी इदारे में भी नहीं वो प्रूव हो सकी। उसके बाद बरतानवी अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। ठीक है। तो वैसे तो बहुत ज्यादा जो है बरतानिया के इंसाफ की बात करते हैं, अगर पाकिस्तानी अदालतों पे नहीं भी यकीन, तो ये बताइए कि बरतानवी इदारे के अंदर या उनके उधर क्यों नहीं कोई चीजें प्रूव हो सकी? क्या वजह है? तो PTI का अनफॉर्चुनेटली खुद सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और कागज लहराते रहते थे, लेकिन उसके अलावा सबूत नहीं दे सके। तो एक वीक केस बनाया गया और उस वीक केस के बनाने के बाद फिर ऐसे ही होते हैं, फिर इसी तरह से जो अच्छा, हैरत की बात यह है जिसके ऊपर मैं शहजाद से भी मौक़िफ़ चाहूंगी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में देखते रहे कि हर रोज इसके ऊपर तकरीबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। शहजाद अकबर साहब तो शहजाद बाकायदा पेपर्स लहराते थे, उन्होंने बताया डिफेड की स्टोरी के थ्रू भी कि किस तरह से उनके पास एक TT का सबूत है। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर वो नहीं कर पाई प्रोसिक्यूशन? बहुत शुक्रिया अरीना, सवाल यह है कि क्या केस बेबुनियाद था या केस को जिस तरीके से FIA पिछले 2 साल से FIR जब से इसकी दर्ज हुई है उसके बाद से जिस तरीके से उस पर तहकीकात कर रही है और जो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई है वो कमजोर थी। हमारे सामने क्या चीज है? हमारे सामने ये कि शरीफ फैमिली के जो असासे हैं, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के, हमजा शहबाज के खास तौर पे, उनके असासों में होशरुबा इजाफा होता है और उस वक्त होता है जब वजीर आला बनते हैं शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद से आप देखते हैं कि उनकी जो इनकम है, उनकी जो एसेट्स हैं, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाते हैं। हमजा शहबाज के जो, अगर आपने पता नहीं देखे या नहीं देखे, उनके अगर आप देखें कि जराए आमदन क्या है तो उसमें TTs हैं।
बेशुमार टीटीज हैं, और टीटीज जिन लोगों ने भेजी हैं वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं करे, उन्होंने कभी वो गए नहीं है। तो सवाल ये होता है कि वो फेक टीटीज थी, वो कैसे टीटीज भेजी। अब यहाँ पे कानून का सहारा लिया जाता है कि जो बाहर से इनकम आती है, रेमिटेंसेज आती हैं, उस पर आप जांच पड़ताल नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये कानून कहता है कि अगर फेक टीटी हो, वो शख्स कभी बाहर गया ही ना हो, तब भी आप उसको नहीं देख सकते कि ये कहाँ से पैसा आया है? दूसरा सवाल ये कि जो इनके अपने मुलाजमीन हैं, उनके अकाउंट्स में अगर 4 अरब 3 अरब रुपए आते हैं तो वो कहाँ से आए? और अगर ये कहते हैं कि ये पैसे उनके नहीं है और कोई सबूत इसका FIA नहीं तलाश कर सकी है कि उनका लिंक शहबाज शरीफ से या हमजा शहबाज से बनता है, तो फिर जिन जिन मुलाजमीन के अकाउंट में वो 3-4 अरब रुपए आए थे, वो फिर उनको दे देने चाहिए कि चलें ये तो आपकी फैमिली के हो गए पैसे, जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, जैसे कि मुश्ताक नाम आता है, मकसूद चपरासी का या मकसूद अहमद साहब का, तो उनके जो पैसे थे फिर अगर आप उनके अकाउंट में आए थे, वो 15-20 हज़ार रुपए कमाते होंगे, आप उनकी फैमिली को दे दें फिर वो पैसे, अगर उनका ताल्लुक कोई शहबाज शरीफ से या हमजा शहबाज से नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये केस कमजोर था, केस बनता ही नहीं था, या केस को जिस तरीके से लड़ा गया है, और ना सिर्फ इस वक्त जब शहबाज शरीफ की हुकूमत है या इससे पहले, वही इतने वीक ग्राउंड्स पे लड़ा था, चाहे कैपेसिटी नहीं थी या बिल नहीं थी, एक अलग सवाल है कि हमारे इदारों की कैपेसिटी भी कितनी है व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने की। तो इससे सवाल तो पैदा होते हैं कि जो आपके सामने एक हकायक थे, एक ओपन एंड शट केस नजर आ रहा था, आज के दौर में बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ये पता करना कितना मुश्किल है, लेकिन उस पर ना नैब पहले कामयाब हो सका साबित करने में, ना FIA साबित हो सकी है। लेकिन दूसरा अहम सवाल ये है कि जब से इनकी हुकूमत आई है हुआ क्या है? ये बात तो ठीक है जो महमल ने की है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो लोग इस केस को साबित नहीं कर सके, उसमें मैंने बताया कि FIA की कमजोरियां हो सकती हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो विल थी कि FIA की विल थी, FIA क्या कैपेसिटी रखती थी। लेकिन 11 अप्रैल के बाद क्या हुआ है? 11 अप्रैल के बाद ये हुआ है कि ये केस जो कि इंडाइटमेंट की तरफ जा रहा था, और इंडाइटमेंट मुसलसल डिले होती गई, यानी कि फर्द जुर्म लगनी थी, अदालतें तारीख दे रही थी कि फर्द जुर्म लगेंगी, लेकिन जो चौंका देने वाली चीज है वो ये है कि इंडाइटमेंट से पहले ही केस को खत्म कर दिया, यानी कि इस केस का कोई ट्रायल ही नहीं चला है। इस केस में ना फर्द जुर्म लगी ना ट्रायल चला, उससे पहले ही केस खत्म कर दिया गया है। तो क्या ट्रायल पर जब ये जाता बेहतर नहीं होता कि उस वक्त जो आप कहते हैं कि मेरिट पे केस खत्म किया गया, कोई शवाहिद मिले या नहीं मिले? दूसरा, जो प्रोसिक्यूटर था उसको तब्दील कर दिया गया हुकूमत चेंज होने के बाद। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो पहले खुद केस छोड़ दिया उन्होंने, बाद में उनकी फिर डेथ हो गई, और इस पर तहरीक इंसाफ कहती रही कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कैसे लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। तो ये जिस स्पीड से केस खत्म हुआ है, इस पे जो सियासी तौर पे आपने पूछा है कि क्या सवालात उठेंगे, सवालात इसलिए उठेंगे क्योंकि जितना तेजी से ये केस खत्म हुआ है, जितना पहले सुस्त रवि का शिकार था कि FIR हुई, चालान जमा नहीं हुआ, उससे डबल तेजी से अब ये केस खत्म हुआ है। और उस वक्त हुआ है जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आ गए हैं, ऑपोजिशन इस वक्त बयानियां बना रही है कि बेनिफिट ऑफ डाउट या तहरीक के इंसाफ को ही देंगे। सियासी बुनियाद पे जो आप सवाल करें, अच्छा मुझे एक चीज बता दें, मुझे एक चीज बता दें, पे आप सवाल कर रही हैं, तो सियासी बुनियाद पे तो यही इस वक्त कंक्लूजन निकलता नजर आ रहा है कि वजीर आजम जब से बने हैं, इस केस में कुछ इवेंट्स हुए हैं और उसके बाद केस ट्रायल अभी हमने FIA की बड़ी डिटेल से आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, FIA ने जो पूरा जिस तरह से इसको प्रोसिक्यूट किया केस को और इसमें चीजें पेश की, लेकिन महमल ने NCA के NCA के फैसले का भी जिक्र किया। अगर आप इजाजत दें जी अलीना, इजाजत दें, मैं आपको जो कुछ इंटरव्यूज हुए हैं, सुलेमान शहबाज का इंटरव्यू था शाहजेब खानजादा के शो पे, आप वो शो निकाल के देख लें, क्या वो इस बात का जवाब दे सकें कि टीटीज कहां से आई हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में हमजा शहबाज से ये पूछा, चंद दिन पहले जब ये हुकूमत में आए हैं, मैंने ये पूछा, हमजा शहबाज साहब ये जो आपके मुलाजमीन है इनके अकाउंट में अरबों रुपए आ गए, ये कहां से आए? हमजा शहबाज का अपना जवाब था, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, इसमें कोई करप्शन नहीं है। मैंने कहा बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी और के अकाउंट में अगर आपकी हो रही है तो ये बेनामी अकाउंट हुए, ये बेनामी अकाउंट हुए। तो उनका जवाब था, शहजाद साहब इस पर फिर हम कभी बात करेंगे। अब यहां तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जो कि दूसरों के अकाउंट में हो रही हैं, तो आप बता दें कि अगर कानून इसकी इजाजत देता है तो बिल्कुल ठीक है, फिर कोई इसमें बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपका मौके मैंने नोट के लिए मैं सबको शामिल गुफ्तगू करती हूँ और फिर मैं आपसे NCA वाले उसके ऊपर भी डिटेल्ड एनालिसिस चाहूंगी जरा। लेकिन हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये ऑर्डर ऑफ द डे है, और ये कारोबारी हलकों में ये ट्रांजैक्शन जो है मामूल की बात है। जो उसकी कई वजूहत हैं कि होर्डिंग्स होती हैं या स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट में ऑफ द बुक्स बेचे जाते हैं या व्हाटएवर,
गवर्नमेंट को हमेशा से डॉलर्स की जरूरत होती है, और ये पहले एक दफा 91 या 92 के अंदर ये बना था ये कानून, फिर मुशर्रफ साहब के वक्त में आके इसको मजीद इसमें जो एम्बेलिश किया गया इस कानून में कि आप बाहर से पैसा मंगवा सकते हैं डॉलर्स में। चुनांचे लोग इसे इस्तेमाल करते रहे, इसको आगे खत्म किया सागडार ने 2016 या 2017 में। अब ये कि आया है कि जो फैमिली इक़्तिदार में उसको भी प्रैक्टिस में पढ़ना चाहिए, जाहिर है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, कि बिल्कुल जेब नहीं देता कि आप फैमिली इक़्तिदार में हो तो वो जो कारोबारियों को फैसिलिटीज हासिल होती हैं वो जाके इक़्तिदार में रहने वाली फैमिली जो है वो निकाले। लेकिन जो ये केसेस हैं, ये केसेस तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि या 22 माह हो गए 24 माह हो गए जब से ये सारी चीजें खड़ी हुई हैं, फिर ऐसा ऐसा नैब के अंदर केस बने और फिर FIA ने अपने केस तरीके से कराए। हुकूमत इमरान खान साहब की थी, अगर इमरान खान साहब के पास ये फैसिलिटी है तो अपने केसेस खत्म करा सकते हैं जावेद इकबाल के जरिए, और अपने केसेस को वीडियो दिखाई करा सकते हैं, और दूसरों के बारे में वो वन साइड बनाएंगे, तो जाहिर है कि इसके ऊपर कोई भी राय जो है ये कहना कि उनके केसेस को उस तरह लिया जाएगा दानेदारी के ऊपर। टीटीए तो इमरान खान साहब की टीटीए जो ममनुआ फंडिंग में किस किस के नाम पे नहीं हुई, कामरान वो बेचारा मेरे ख्याल में टी बॉय है, ताहिर उनका टेलीफोन ऑपरेटर है, अरशद उनके अकाउंटेंट है, अजहर तारिक को तभी FIA ने शायद FIR भी काट ली है या उसके खिलाफ कोई पर्चा हो गया, वो उनके अकाउंट से जांच थे। मुझे बताएं कि जब ये काम जो वो टीटी है उसके अंदर तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। अब ये कहना है जी कि आपने केस को आज तक अदालत ने कहा क्या है, उसे क्या आपने अभी तक इसकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की। अब इसमें शहबाज शरीफ का क्या कसूर है, इसमें पिछले 4 महीने के इक़्तिदार का क्या कसूर है, हम कह रहे हैं जो के इक़्तिदार में आ गए हैं। सर शहजाद ने इतना जबरदस्त पॉइंट आउट किया है, उन्होंने कहा है कि फर्द जुर्म लगने के करीब था केस, लेकिन वहां तक नौबत ही नहीं आई पहुंचने में क्योंकि इन लोगों की हुकूमत आ गई और उसके बाद वो सारा मामला रुक गया और एकदम से हम देखते बरी हो जाते। ये जलसों की तकरीरें मैं नवंबर में सुन चुका हूँ, दिसंबर में सुन चुका हूँ, ये फर्द जुर्म आज हो रही है जा रही है। भाई किसी शहरी को आप इसलिए रखें कि जी फर्द जुर्म आयद हो रही है, क्यों नहीं यही अदालत ने पूछा कि आपने इंक्वायरी मुकम्मल क्यों नहीं करनी? नहीं, जब सारी बातें मुकम्मल हुई और उससे पहले नियाज़ साहब ये जलसों की तकरीर नहीं, ये तो अदालतों ने खुद डेट दी थी कि हम इस तारीख को इंडाइटमेंट करेंगे। जब हुकूमत नहीं आई थी शहबाज शरीफ साहब की, उससे पहले भी तारीखें देती रही, उसमें इल्तवा हुआ, और फिर जब हुकूमत में आए तब भी मुसलसल इल्तवा होता रहा था। तो ये जलसों की बात नहीं, तो अदालत ने खुद डेट दी थी कि इस तारीख को हम इंडाइटमेंट करेंगे। तो अब जो केस इंडाइटमेंट की तरफ जा रहा हो वो ट्रायल होने से पहले ही खत्म हो जाए, तो उस पर शकूक शुबात तो होंगे उस एजेंसी की परफॉर्मेंस पे जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। कौन सा इटालियन माफिया के गॉडफादर के अंदर की वो ऑपरेशन था जिसके अंदर उनको फर्द जुर्म आयद करनी थी, तो उसके लिए उनको साल लग गए, 2 साल लग गए, 2.5 साल लग गए। आप अभी कह रहे थे जी कि रिजवान को FIA ने, अब इमरान खान साहब की जो जलसों की तकरीरें हैं अगर वही हमने सुन के और दलाइल देने हैं कि जी रिजवान ने चूंकि अलहदा हो गया तो उसको हार्ट अटैक हो गया, तो ये भी इसमें प्रेशर है। मैं आपका या महमल का या लीना का या किसी एक का नाम अब्बास का, अगर मैं जलसों के अंदर बगैर अगले बंदे को, इमरान साहब जो बात कर रहे होते हैं वो एक सुन रहा होता है, तो उन्होंने एक हवाला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर ये मौक़िफ़ अपनाते हैं, लेकिन फैक्ट तो है कि सवाल तो खड़ा होता है। वो लोगों ने कैसे, वो बेचारे जिनके साथ जिन्होंने ऐसी सलूक किया कि उनके जलसों में जब वज़ीर आज़म होते हैं इन्होंने के नाते से कौमी नशियाती दायरे पे बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी उसके, आप ये तो बोहतान के दर्जे में आते हैं जिसके दर्जे की हम यहाँ बात करते हैं, फैसले सुनाने शुरू कर देते हैं, ज्यूरी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं। आप अगर किसी मुल्क में कभी अल्लाह के फजल कर से आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल करता है जिसमें हर शहरी पाकिस्तानी शहरी को के बुनियादी हकूक हैं, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, वो कभी लेटेंट स्पिरिट में नाफिज कर दिया जाता। ये ऊपर इंस्पेक्टर सुप्रीम कोर्ट के केस के कुछ हदायत हैं। जब डॉक्टर रिजवान साहब ने ये केस छोड़ा तो उन्होंने जो कुछ उनकी चैट्स सामने आई, जिन लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की थी, उसमें ये बात सामने आई कि उन पर दबाव था, उन्होंने ये हुकूमत तब्दील होने से
गालिबन 1 या 2 दिन पहले केस छोड़ दिया था उन्होंने। उनकी डेथ के हवाले से इमरान खान साहब जो भी बयानियां बनाए वो एक तरफ है, उन्होंने दबाव की वजह से केस छोड़ा। ये चैट सोशल मीडिया पे सामने आई थी। जो प्रोसिक्यूटर था उसको बाकायदा खत लिख के कहा गया कि आपने इस केस में मजीद जो है वो प्रोसिक्यूशन का काम नहीं करना है। ये तो हकायक है, इससे तो नहीं कोई मुंह फेर सकता ना। मैं शहजाद, आप अच्छे भले जिम्मेदार आदमी हैं, एक चीज की दो टांगे नहीं है, लोकल स्टैंडाई नहीं है, प्राइवेट में आ रही हूँ और हम उसको यहाँ पे जब जियो पे पेश कर रहे हैं और आप जैसे जिम्मेदार आदमी पेश करते हैं तो आप ऐसे तो आप गवाही दे दें कि जिनके सामने बात की है, किसी की जरूरत होनी चाहिए बताए कि मेरे सामने डॉक्टर रिजवान है, और फिर अदालत टेस्टिफाई करे कि वो गवाह ठहर सकता है नहीं ठहर सकता। इस तरह के जो इल्जाम सर वो आपको जिम्मेदारी से ही बता रहे हैं शहजाद, नहीं बोलना और सिर्फ झूठ बोलना है, उसके नूरे पर सीरत को लेके हम जो है उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो इस मुल्क के अंदर। नहीं सर, शहजाद ने आपको बड़ी अच्छी तरह क्लैरिफाई किया है कि वो कुछ मैसेजेस का हवाला दे रहे हैं जो व्हाट्सएप चैट भी आई है। मुझे न्याजी साहब क्या ये कहना चाह रहे हैं? नहीं एक सेकंड मेहमद, जरा एक मिनट, आई थिंक मेहमद एक सेकंड मुझे बस दीजिएगा मेहमद, मैं शहजाद का पहले मौक़िफ़। न्याजी साहब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, जब हुकूमत में थे, तो वो इदारों पे दबाव डालते थे? हमारे सबके सामने है, इदारों पे था, बशीर मेमन पे दबाव था, FIA पे दबाव था, नैब को उन्होंने नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल किया हुआ था। ये हकायक हमारे सामने है कि इमरान खान के दौर में ये हुआ। क्या न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो शहबाज शरीफ साहब इदारों पर बिल्कुल दबाव नहीं डालते, वो इदारों को आजाद छोड़ देते हैं, वो इदारों को कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो तहकीकात करनी है करो। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये निजाम है? क्या पाकिस्तान में सियासी जमातें, हुकूमतें इस तरीके से ऑपरेट करती हैं? तो अगर उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो ठीक है। इस केस में ये बात हमें पता है कि जो ये केस के शहजाद न्याजी साहब की तब्दील हुए, न्याजी साहब का काउंटर सुन लीजिए जरा। जो प्रोसिक्यूटर थे वो तब्दील हुए, जो तब्दील हुए, राना। अच्छा आप सुन लें, वाजिद जियाद जो JIT का सनद याफ्ता है, इसको सीधा जाके पहली पोस्टिंग क्या मिली? DGFA मिली। उसके बाद आप कहते हैं जी ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे शहबाज शरीफ आया उन्होंने कहा जी FIA प्रोसिक्यूटर नहीं चेंज कर सकती, उन्होंने नहीं चेंज किया। उन्होंने कहा जी ये सब नहीं हो सकती, नहीं की। सुप्रीम कोर्ट 100 वोटा ले रहा है, जो उसके 4 साल जावेद इकबाल पे, अरशद मलिक जज पे किसी पे नजर नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिए 100 वोटे आने के ऊपर। और फिर उसके बाद जो है जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, ग्रेड 18, 20 के बंदे जो है उनके सामने पेशे भुगत रहा था, बड़े उसने बंदे अपने लगा लिए थे। ये JIT नवाज शरीफ के ही बंदे तो लगे थे, तो फिर न्याजी साहब आपकी तो न्याजी साहब उस वक्त जब ये JIT बनी थी और ये जब आप कह रहे हैं कि उसमें वाजिद जिया साहब को डाला गया, दीगर लोगों को डाला गया, उस वक्त मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इमरान खान की तो हुकूमत नहीं थी। इमरान खान उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, लेकिन जो उसके आर्किटेक्ट थे फिर वो कौन थे? वो इमरान खान तो नहीं थे उसके आर्किटेक्ट। आपका मतलब ये ना कि शहबाज शरीफ तो भी आए हैं, तो मैं तो बता, आपका मतलब ये था कि अपने बंदे लगाते थे। मैं एक मज़े साहब की राय इसमें जानना चाहती हूँ, ठीक है? एलिना, मैं सिर्फ एक चीज जरूर ऐड करूंगी। मुझे प्लीज मुझे छोटी सी ब्रेक भी लेनी है, मुझे प्लीज मज़े साहब को शामिल गुफ्तगू करने दीजिएगा, मैं आपके पास वापस आती हूँ। मेरी गुफ्तगू जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद मज़े साहब। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिस तरह शहजाद बात कह रहे थे, आप इस केस फाइल को उठा लें। इस केस फाइल में जो आखिरी तारीख पड़ी थी, उस वक्त उस मौके पे क्या कहा गया था? अगर ये कहा गया था कि अगली तारीख पे फ़र्द जुर्म आयद होगी, तो फिर ये हो नहीं सकता कि फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले आप किसी को एक्विट कर दें। ये बहुत सिंपल सी है। मैंने आज तक बेशुमार कोर्ट केसेस कवर किए हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि अगर फ़र्द जुर्म की तारीख दे दी गई हो तो फ़र्द जुर्म के बजाय एक्विटल हो जाए किसी का। मुझे कोई बता दे कि अगर, मैं फिर ये कह रहा हूं कि उस केस फाइल को देखने की ज़रूरत है, और फाइल के ऊपर लिखा होता है, जब डेट पड़ती है और उसके आखिरी जो हेयरिंग होती है उसमें ये लिखा जाता है कि अगर फलां तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होनी है, वो डिले होते रहे वो अलग बात है, लेकिन वो चीज़ स्टैंड करेगी कि अगर जज ने ये कहा है कि अगली तारीख पे फ़र्द जुर्म आयद होगी और उस तारीख पे एक्विटल हो जाए, तो ये बहुत ही हैरानकुन बात है।
और इसमें यकीनी तौर पे सवाल ऑल ऑफ अ सडन चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया, चेंज ऑफ माइंड कैसे हो गया? ये तो फिर या तो एफआईए के लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसे हो गया? और ये फिर 2-2.5 साल, जिस तरह भी न्याजी साहब भी कह रहे थे, अगर 2-2.5 साल केस चला है तो और इसके अंदर कोई एफआईए को जो है वो एविडेंस नहीं मिल रहा है, कोई चीज नहीं मिल रही, तो ये तो 1 साल पहले ही केस खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन अगर ये 2-2.5 साल चला है और इसमें कई तारीखें, जब लास्ट तारीख में ये तय हुआ कि जी हाँ फला तारीख को चार्ज फ्रेम होगा और उसके बाद हियरिंग नहीं होती है, एडजर्न होती रहती है, लेकिन वो ऑर्डर स्टैंड करेगा जिस वक्त जज ने ये कहा कि अगली हियरिंग पर फर्द जुर्म आयद होगी। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं याद पड़ता किसी केस में कि अगर कोई तारीख फर्द जुर्म की तय कर ली जाए, डिसाइड हो जाए कि इस तारीख को फर्द जुर्म आयद होगी, चाहे उसके बीच में जितने भी एडजमेंट आ जाए, तो ऑल ऑफ अ सडन एक तारीख लगती है और उस तारीख को इक्विटल हो जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ होता यही है कि हम, जो इस गवर्नमेंट से सबसे बड़ी गलती हुई, आते ही इन्होंने सबसे पहले टारगेट नैब को किया। अमेंडमेंट अच्छी हो बुरी हो, लेकिन जिसके बारे में एप्रीहेंशंस थी कि आप अपने आपको भी बादी नजर में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त लग रहा है, लेकिन सर ये भी बड़ा तशवीशनाक है। इसी में जमा खातिर के इन्वेस्टिगेटर्स ने नामुकम्मल जो मालूमात हैं वो दी। प्रोसिक्यूटर साहब ने कल जब इस्तदा की मजीद वक्त के लिए तो ये कहा, बड़ा वो कितना बड़ा मजाक है ये। मेमल नहीं अलीना देखिए, ये कहना चाह रही थी, एक मिनट मेमल एक लाइन सिर्फ प्लीज। एक मिनट मेमल देखिए अलीना, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आज आके ये कहता है तो जज को उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी मेरे नुक्ते नजर से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उसे तो कहना चाहिए था कि आज की तारीख को तो पहले फर्द जुर्म तो आयद होने दें, उसके बाद आप ये अपना मौके पेश कीजिएगा। तो पहले फर्द जुर्म आयद होती, उसके बाद भले एफआईए आके उसके अंदर अपना ये मौके पेश करती। उसने कहा, जज ने कहा कि आप फर्द जुर्म यहाँ तक करना चाहिए था, उसने कहा इंक्वायरी मुकम्मल नहीं है। अच्छा, कोई बंदा जी सर, तो जज ने कैसे, सर वो यही कह रहे हैं ना, आखिरी न्यायी साहब वो यही कह रहे हैं, मजीद साहब यही कह रहे हैं कि अगर ये मौक़िफ़ अपनाया था तो उन्होंने, जज कहता फिर भी करो फर्द जुर्म, इंक्वायरी हुई नहीं है, और जज कहता नहीं है मैंने हुक्म दे दिया। सर फर्द जुर्म तो फिर भी आयद होनी है ना। अरे कमाल कर रहे हैं न्याजी साहब, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? करनी है सर, जब जज ने ये फैसला कर लिया, उसने मुकदमा देना है तो फर्द जुर्म है। ओ सर, जब जज ने ये फैसला कर लिया तो वो नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ ना न्याजी साहब कि बीच में ऐसी ही चीजें हुई हैं ना, इसका मतलब कि कुछ जिसकी बिना पे आपकी राय के मुताबिक। महमल को भी मैं सुनना चाहती हूँ जी। महमल एक मिनट जी। महमल, पहली चीज तो ये, मैं इसमें न्याय साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरा आपसे इस चीज पे जरूर इख्तलाफ है। आपने जो शहजाद की जो बात की थी, देखिए शहजाद एक सहाफी हैं, उन्होंने बहुत सारे हवाले भी दिए इंटरव्यूज के, जो चीजें उन्हें लगी, और ये सवाल उठ रहे हैं कि हुकूमत में आने के बाद ही क्यों। ठीक है, मेरिट के ऊपर भी फैसला हुआ हो, वाकई एक लीक केस था, उन्होंने शहजाद ने उस पर भी बताया कि किस तरह व्हाइट कॉलर क्राइम और इस तरह की चीजें यहाँ पर शायद उस तरीके की स्पेशलिटी भी नहीं है। ठीक है, उसके अंदर बरतानिया का एमसीए की बात आ जाती है उसके हवाले से, लेकिन मैं जो बात ये कर रही हूँ कि देखिए मसला सिर्फ इसके अंदर ये है अलीना कि पीटीआई ने जो केस जिस तरीके से बनाया, जितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आप निकाल के देख लें कि सिर्फ लफ्जी बयानात के हद तक सवाल बिल्कुल शहजाद साहब के वैलिड है। मैं बिल्कुल शहजाद से मैं 100% भाई, मैं तो खुदा के वास्ते आप सारे इकट्ठे हो जाए, मैं तो ये एक मिनट न्याय साहब एक सेकंड रुक जाइएगा, न्याय साहब एक सेकंड रुक जाइएगा, महमल को कंप्लीट करने दें सर, एक सेकंड। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई बंदा आप कहते हो जिसका लोकल स्टैंड है नौ कोर्ट के अंदर, उसको दुराने का क्या फायदा? फिर जाए डॉक्टर रिजवान की कोई है डॉक्यूमेंट तो जाके कोर्ट में जाके जमा कराते हैं। ऐसे मेरे इल्म में ये बात आती है कि एक गवाही बनती है कोर्ट के अंदर तो मैं उसको पेश करूं। जब लोकल स्टैंड नहीं है, वो नहीं पेश हो सकता, तो हम बीटिंग अराउंड द बुश। पॉइंट आ गया आपका न्याय साहब, दूसरों को जवाब का मौका दे। महमल मुख्तसर पॉइंट रखिएगा, देन आई हैव टू गो टू शहजाद। महमल, मैं तो कह रही थी कि शहजाद जो है वो सवाल उनके बिल्कुल वैलिड हैं, और सवाल करने से कोई ये नहीं हो जाता कि वो कोई बायस्ड बात कर रहे हैं या वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और कुछ नहीं, वो बाकी मेरा अपना मौक़िफ़ इसके ऊपर यही है कि पीटीआई ने केस ही नहीं बनाया और सिर्फ लफ्जी बयानात देती रही, और केस का एविडेंस नहीं, शवाहिद नहीं थे, तो ये सब कुछ हुआ है एंड के ऊपर।
ठीक है जी, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहजाद प्लीज क्लोजिंग आर्गुमेंट दीजिएगा अपना। देखें, ये जो एनसीए की बात होती है, बिल्कुल वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के साबित नहीं हो सके। एनसीए ने जो अकाउंट फ्रीज किए थे अनफ्रीज कर दिए, लेकिन दोनों केसेस में फर्क है। वहां सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कार्रवाई हो रही थी। अगर आप सोचें कि वहां पे कोई मकसूद अहमद जैसा शख्स होता जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपए आए होते और फिर उसको आपने बाहर दुबई भेज दिया होता या वो दुबई चला गया होता, तो क्या वो मकसूद साहब को नहीं साबित करना पड़ता कि 4 अरब कहां से आए? तो वो जो केस था वो शहबाज शरीफ सुलेमान साहब के हवाले से था। वहां पे एक अलग मैटर है। यहाँ पे ये सवाल है कि जो इनके एम्प्लॉइज हैं उनके अकाउंट में पैसा कहां पे आया। केस के जो हकायक है उसमें भी फर्क है। जो यहाँ पे हमजा शहबाज अपने असासे जो खुद जो डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराते हैं उसमें उन्होंने ये जाहिर किया हुआ है कि मेरे एसेट्स में जो इजाफा हुआ है वो टीटीज के जरिए हुआ है। उन टीटीज का जो तहकीकात है वो एनसीए ने वहां पे बैठ के नहीं किए कि हमजा शहबाज के अकाउंट में टीटीज कैसे आई हैं। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग की हद तक वहां पे कि पैसा कैसे गया, क्या कोई करप्शन का पैसा है, उस हवाले से एनसीए ने क्लीन चिट दी है। मकसूद अहमद के अकाउंट में 4 अरब रुपए कैसे आए, बाकी दीगर फेक अकाउंट में कैसे पैसे आए, उसकी तहकीकात नहीं की है एनसीए ने। जो पाकिस्तान में केस मुतल्लिक है, जो पाकिस्तान में हमजा शहबाज के एसेट्स में इजाफा हुआ है वो लंदन में जाके डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो ये पाकिस्तान में जो असासे हैं उस हवाले से केस है। इसको सिर्फ इस बात से ना जोड़ा जाए कि एनसीए में तहकीकात होकर क्लीन चिट मिल गई तो इसका मतलब यहाँ पे मकसूद साहब के अकाउंट में पैसे नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं है कि मकसूद साहब जो है वो एम्प्लॉय नहीं है। एनसीए इन्हीं डॉक्यूमेंट अकबर शहजाद उसने बड़े बोल वाले थे। उसने कहा था ये सारी चीजें नहीं कर रहा हूँ। 2.5 साल मेरी बात तो सुने ना, बात सुनने शहजाद। लेकिन इस चीज में डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आप उसकी मिसाल दे रहे हैं ना भाई। मेरी बात 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि अदालत ने ये कहा है कि मुख्तसर रखिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। उसका हमजे के साथ हमजा या शहबाज का उनका नहीं साबित होता, ना हमजा के ना शहबाज के अकाउंट में कोई ऐसी बात। ये उसको अदालत ने लिख के दे दी है। अदालत को बता दें कि उन्होंने गलत लिखा है, ये हकायक ऐसे नहीं है। हमें हेल्प करनी चाहिए कानून की। दूसरा, एनसीए ने हमजा शहबाज शरीफ, उनके बेटे, उनके दोस्तों के, आपको नहीं पता कितने अकाउंट फ्रीज, 13 या 15 अकाउंट फ्रीज कर दिए। 2 साल तक उन्होंने उसको फरोजा रखा। न्याजी साहब, लेकिन वो अकाउंट लंदन से मुतालिक थे ना। आप क्या आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इस केस में जो अक्यूज थे मकसूद अहमद साहब, एनसीए ने उनकी भी तहकीकात की है? नहीं की ना। वो केस मकसूद अहमद साहब का तो नहीं था ना जिनके अकाउंट में 4 अरब रुपए आ गए। उसका तो आपकी अदालत ने जो कह दिया कि उनको कोई मज़हर साहब जवाब देना चाहते हैं आपको। न्याजी साहब, मज़हर साहब जवाब देना चाहते हैं। कोई ताल्लुक नहीं। अब ये न्याजी साहब सुन लें, न्याजी साहब आराम से, न्याजी साहब एक एक करके। ठीक है न्याजी साहब, ये सब एक एक करके आराम से सुन ले। जवाब तो आप ले लेना। गलत जो बात, मैं दूसरा सवाल हटा दे। आज पूरा प्रोग्राम इसी के ऊपर करते हैं। हाँ, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, बाकी सबको भी पूरा मौका देंगे। क्यों नहीं आकर बताया? सारी बातें पता थी अंदर की। अदालत की हमने मदद नहीं की। मज़हर साहब, देखिए उन बेचारों ने, मज़हर साहब मेरा, न्याजी साहब आपका पॉइंट आ गया सर। मज़हर साहब को सुने, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। देखिए मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं मेरिट ऑफ द केस की तरफ नहीं जा रहा। मैं मेरिट ऑफ द केस की तरफ नहीं जा रहा। मेरा तो सिंपल सी चीज है, जब लास्ट टाइम अगर ये फैसला हुआ था कि अगली हेयरिंग में इंडाइटमेंट होगी, उस दिन जिस दिन ये जज ने कहा कि इंडाइटमेंट होगी, उस मौके पे क्या एफआईए ने उस वक्त ये पोजीशन ली थी कि अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हुई है इसलिए अभी इंडाइटमेंट ना हो? अगर उस हेयरिंग में, उस दिन की हेयरिंग में ये लिखा हुआ है कि एफआईए ने ये पोजीशन ली थी कि जी अभी इंडाइटमेंट ना करे, अभी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, अगर उस वक्त एफआईए चुप रही और एफआईए ने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब यह है कि आज जब एफआईए ये पोजीशन ले रही है कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई एविडेंस नहीं है, तो मुझे यहां कुछ शेडी लगता है मामला। राइट और रॉन्ग मैं नहीं कह रहा, कि अगेन कह रहा हूं 2020 से अब तक क्यों एफआईए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको अलग बात है, शेडी जरूर लगता है, शुबहात जरूर है। ठीक है जी अलीना, ये जो मज़हर साहब बात कर रहे हैं ना, ये इंडाइटमेंट का मामला जहां तक मुझे याद है फरवरी मार्च 2022 से चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट समात ने कहा था कि अगली समात में इंडाइटमेंट होगी। ये फर्दर जुर्म का मामला पिछले 6 महीने से चल रहा है। तारीखें दी जा रही थी कि अगली तारीख को इंडाइटमेंट और मुलतवी हुआ जा रहा था। कहीं ना कहीं जज साहब ने ये देखा होगा कि एफआईए ने इस हद तक तहकीकात कर ली है, 5000 सफात का चालान था कि इतनी तहकीकात होगी कि अगली समात में इंडाइटमेंट होगी। और फिर होता ये कि जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर एफआईए जो केस प्रोसिक्यूट करती है उसको आगे इंडाइटमेंट मुसलसल उसकी डिले होती है और फिर आखिर में हम देखते हैं कि केस खत्म हो जाता है। सवाल सिर्फ ये है
कि ट्रायल होता, ट्रायल के बाद पता चल जाता कि मामला क्या है। जब 6 महीने तक इंडाइटमेंट डिले होती है और जितना तेजी से केस खत्म होता है तो सवाल उठता है। नियाजी साहब समझते हैं सवाल नहीं उठता इस पे, ये उनका ओपिनियन हो सकता है, उनका राइट है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो अदालत ने की है और आप लोग जो फरमा रहे हैं जाके अदालत की मदद कर देते हैं, ये सारी बातें उनको बता देते हैं। न्याजी साहब ये हमारा काम नहीं है ना, ये तो फिर आपको भी कहा जा सकता था 3.5 साल चले जाते हैं। देखें जो चीज मैं तो वो बात करूंगा जो अदालत के अंदर जिसका लोकल स्टैंड आया होगा, जिसके पास दो ये देखिए साहब जाके केस फाइल देखें। अलीना हमसे यहाँ पे अलीना हमसे यहाँ पे एक ओपिनियन ले रही है न्याजी साहब। वो तो 2021 में कह रहे थे, 2021 में कह रहे थे ओपन शॉट केस है। मैंने ओपन शॉट केस है, मैंने तो मान लिया था इमरान खान साहब की बात, ओपन शॉट केस था। न्याजी साहब सर देखिए, समझे, मैं एक दफा फिर अलीना मुझे रिस्पॉन्ड करने प्लीज। न्याजी साहब इमरान खान कहते थे ओपन एंड शट केस है, तो हम आपसे उस वक्त रिपोर्ट कार्ड में ये नहीं कहते थे कि आप जाएं और शहबाज शरीफ साहब का दिफा करें। इसी तरीके से अगर मेरा एक ओपिनियन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अदालत चला जाऊंगा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ओपिनियन दे रहा है, मैं दे रहा हूं। आप समझते हैं इमरान खान साहब झूठा दावा कर रहे थे ओपन एंड शट केस है, तो आप चले जाते अदालत में उस वक्त। आप क्यों शहबाज शरीफ साहब को भेजते हैं अदालत में? आप खुद चले जाते शहबाज शरीफ को सफाई देने के लिए उनकी। ऐसा स्टेटमेंट के कमरे के अंदर होता है। नाज़िर साहब मैं और आप चलेंगे, मैं लाहौर आता हूँ, हम लोग अदालत चलते हैं, जरा चेक करते हैं क्या है ये ना। ये डिस्कशन ना अब जरा कहीं और चली गई है। ये एक डिस्कशन एक केस से ऊपर हटके जरा पर्सनल हो गई है। मेरा ख्याल है अच्छे माहौल में सारे हंस के प्रोग्राम खत्म ही कर देते हैं। जनाब हमारे पैनल की इसके ऊपर राय बटी हुई है, सब लोग पैनल के ऊपर अपनी राय के लिए इंटाइटल्ड हैं, अपने अपनी जो उनका मौक़िफ़ है उसके लिए दलाइल भी उन्होंने बड़े अच्छे दिए। आप लोग क्या समझते हैं, क्या लगा आपको, किसके दलाइल में ज़्यादा वज़न है? हमें सोशल मीडिया के ऊपर बताइएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।